नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आपने हनीफ अब्बासी साहब की पार्लियामेंट के अंदर तकरीर देखी है, जो उन्होंने जुम्मे के रोज़ की है। उसके अंदर उन्होंने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर बड़ी पूरी तरह से उनको टारगेट किया कि जी मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ और मेरे शहर के अंदर कोई चीज़ है वो ख़राब बनी है, तो फिर मैं अपने आप को किस तरह से, मैं एक एमएनए भी हूँ, मैं एक कैबिनेट का मेंबर भी हूँ, हुकूमती जमात का रुकन हूँ, तो मेरे एरिया के अंदर अगर कोई चीज़ ख़राब बनती है, पब्लिक जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर होते हुए, तो मैं इससे कैसे मुबर्रा हो सकता हूँ? वो टारगेट कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब को, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। ख्वाजा आसिफ को, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको हनीफ अब्बासी जो कि रेलवेज़ मिनिस्टर हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं? वजह ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नाराज़ हैं, एक मखसूस वजह से, वो वजह भी हम आपको बताते हैं अभी। वो टारगेट कर रहे हैं ज़ेड-के-बी नामी एक बिज़नेस ग्रुप को, ज़ाहिद खान एंड ब्रदर्स। और वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से और हुकूमत से और अपने जो पार्टी लीडरशिप है उससे बड़े नाला हैं। और वो थोड़ा-सा ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक पसंदीदा ब्यूरोक्रेट था जो कि सियालकोट के अंदर पोस्टेड था, उसको उसके खिलाफ शिकायत लगी सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी से, कि जी ये साहब जो हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी को, या जो जो पावरफुल पोजीशंस में लोग होते हैं उनको वैसे भी थोड़ा बहुत तो उनका ख्याल रखा ही जाता है, आपको पता है। लेकिन शायद कुछ ज़्यादा ख्याल रखने को कह रहे होंगे, जिसकी वजह से उनकी शिकायत लग गई। अब जब शिकायत लग गई, वो साहब को जो है वो उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी को जो है वो अपने बंदूक की नशिस्त पे रख लिया। वैसे तो शिस्त होती है, लेकिन खान साहब ने कहा था ना बंदूक की नशिस्त पे रख ली। जरदारी साहब उनकी बंदूक की नशिस्त पे थे। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो ब्यूरोक्रेसी को अपनी बंदूक की नशिस्त पे रख लिया। पार्लियामेंट के अंदर भी तकरीरें की, वैसे भी उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ के अंदर भी इस तरह की बातें की, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने खूब लत्ते लिए ब्यूरोक्रेसी के। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा कि जी ये इतने-इतने पैसे खाते हैं, सियासतदान तो कुछ भी नहीं खाते। एक जो ब्यूरोक्रेट है जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी था बुज़दार के दौर में, उसने जो है वो अपनी बेटी की शादी पे इतनी बड़ी सलामी, इतना, और वो पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो सलामी ली, वगैरह वगैरह। पहले भी वो बात कर चुके हैं, अभी भी उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को हाईलाइट किया, लेकिन कुछ बात हुई नहीं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका पसंदीदा बंदा, पसंदीदा औरत, ये मेरा पसंदीदा मर्द है, ये मेरा पसंदीदा औरत, सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड है, तो उनका जो पसंदीदा मर्द है वो आजकल, वो उनका कहा जा रहा है, मतलब इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर, कि ये ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन था। अब ये कितना को फ्रंटमैन था, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर हकीकत क्या है, ना तो वो मानेगा, ना ख्वाजा आसिफ साहब मानेंगे, और अगर कोई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये मानने के लिए, और लेकिन कहा ये जा रहा है, तो इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये उनका फ्रंटमैन था। अब ये बंदा जब ओहदे से हटा दिया गया, तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये मसला था कि भई मेरी फिर क्या इज़्ज़त रह गई, और मेरे ऊपर कौन कल को एतबार करेगा? ख्वाजा आसिफ साहब में ये बात अच्छी है कि वो अपने धड़े के लिए भरपूर अंदाज में जो है वो कैंपेन करते हैं, वो उनके लिए लड़ते भी हैं, और वो लड़ रहे हैं कि उनके बंदे को जो है वो ओहदे से हटाया गया है और उनकी जगह से हटाया गया। इसकी वजह से उनके पार्टी लीडरशिप के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए। अंसार अब्बासी साहब ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के नॉलेज में ये बात आई थी। मरियम नवाज़ से उन्होंने पूछा, और क्या वापस आप लगाएँ? तो मरियम नवाज़ ने, किसी ने पूछा, और मरियम नवाज़ ने जवाब ये दिया कि मैं अपने ओहदा छोड़ने के लिए वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस तरह ब्लैकमेल किसी से भी नहीं होंगी, चाहे कोई भी हो, पार्टी का कितना ही सीनियर लीडर हो और मेरे अब्बू का कैसा ही दोस्त हो। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब की ने ज़ेड-के-बी को टारगेट करना शुरू किया है, वो कुछ दिनों के लल के बाद, लल पीरियड एक होता है ना जिसमें कुछ नहीं कह रहे होते आप, तो वो एक लल के बाद उन्होंने दोबारा से शुरू किया है, और इस पीरियड के अंदर उन्होंने वेट किया कि क्या होता है। देखते हैं कि अब मौका आएगा फिर पकड़ूंगा इनको। तो ज़ेड-के-बी जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान का बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर एक बड़ा नाम है, बड़ी-बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं पीएमएलएन के दौर के ख़ास तौर पर, उसमें ज़ेड-के-बी ने बहुत से काम किए हैं, एफडब्ल्यूओ के साथ मिलकर भी किए हैं, दीगर कंपनीज़ के साथ मिलकर भी किए हैं, अपने तईं भी किए हैं। उसमें चाहे ओवरहेड ब्रिजेज़ हों, अंडरपासेस हों, मोटरवेज़ हों, आपकी जो ये एयरपोर्ट्स हों, इनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने बहुत, रिंग रोड है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने काम किया, और पार्टी के बड़े डोनर्स में से एक हैं। ताल्लुकात उनके बड़े टॉप लेवल तक हैं, शरीफ फैमिली तक भी हैं, और जो है क्या कहते हैं, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों तक हैं। वन ऑफ द पीपल, अब आ गई फुल सर्कल बात, वन ऑफ द पीपल जिनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हनीफ अब्बासी साहब भी हैं। तो हनीफ अब्बासी ने फिर आज जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर, क्योंकि ज़ेड-के-बी वालों का ये एक बड़ा दुख था कि यार हमें डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, हमें डिफेंड किसी ने नहीं किया। हमारे खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनकी बनाई हुई जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, इनकी बनाई हुई जो सड़कें हैं उनके अंदर तरेड़ें आ गई हैं, बारिश थोड़ी सी हुई है और सड़क जो है उसमें बल पड़ गए हैं, वगैरह वगैरह। अब जाहिर सी बात है कि सड़कें टूटी भी हैं, और ये भी हकीकत है कि सड़कें टूटती ही हैं जब बारिशें होती हैं, इतनी ज़बरदस्त किस्म के सैलाब हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब लेकिन मौका ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मौका तलाश करने में कामयाब हुए, और मिल ही जाता है जब बंदा मौका ढूंढ रहा हो तो अल्लाह रहम करता है, फिर जाहिर सी बात है। अब ZKB वाले जो हैं वो बड़े नाराज थे, उन्होंने कहा हमारा कोई दिफा नहीं कर रहा, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें एक जो है ना वो चाहिए टीवी चैनल। और पाकिस्तान में टीवी चैनल जो हैं वो इसी तरह के हादसात के ज़रिए ही वजूद में आते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले एक पंजाब कॉलेज में एक कॉन्सर्ट हुआ था, और आतिफ असलम का था गालिबन, और उसमें जो है वो भगदड़ मच गई थी। सो सारे जो टीवी चैनल्स थे उनके ऊपर ये शोर मचा, तो मियां आमिर महमूद ने फैसला किया कि चैनल बनाएंगे, और फिर दुनिया न्यूज़ वजूद में आया। इसी तरह जो है वो सुपीरियर जो ग्रुप है, नियो का भी वजूद में आना कुछ इसी तरह का था। 92 वालों का गालिबन कोई ज़मीन का तनाज़ा था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा ये तनाज़ा है, तो अब हम क्या करें। तो उनको ये कहा गया कि यार अब तुम्हारा ये तनाज़ा तो है, तो ऐसा है कि मुल्क की खिदमत करो, चैनल बनाओ। और उनको एक जो है वो लिस्ट आती है, और लिस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि कौन सा बंदा कौन से चैनल के अंदर कौन सी पोजीशन पर रखा जाएगा, और वो फिर रख लिया जाता है, और चैनल जो है वो अपने आप वजूद में आ जाता है। और एक उसके कुछ अरसे तक उसको टॉप के जो लोग होते हैं वो उनको वहां पर लाकर बिठाए जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अगर इधर उधर चले जाते हैं तो दैट्स अप टू द चैनल्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उस वक्त जो है वो वजूद में आने के लिए उसको पीछे से ऑर्डर दिए जाते हैं। अब ZKB वाले भी, लेकिन आजकल जो हमारी इतला है, जो आपको नजर आ रहा है, वो ये कि फोकस ये है कि इंग्लिश चैनल बनाओ भाई। अब इंग्लिश चैनल बनाना इतना, मतलब बात ये है ना कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो है कोई नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इंग्लिश चैनल का पाकिस्तान के अंदर कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे आप। या तो स्टेट जो है वो बनाती है ना अपना PTV वर्ल्ड के ऊपर। अभी आदिल शाहज़ेब बहुत टॉप के एंकर हैं पाकिस्तान के, डॉन से वो चले गए हैं PTV वर्ल्ड के ऊपर। और भी कुछ बड़े सहाफ़ियों का नाम लिया जा रहा है जो PTV वर्ल्ड पर गए हैं। तो PTV वर्ल्ड के ऊपर जो लोग काम करना शुरू कर रहे हैं वो तो समझ में आता है। जैसे कतर से अल जज़ीरा चलता है, दोहा से अल जज़ीरा चलता है, तो अल जज़ीरा जो है वो एक स्टेट रन टेलीविजन चैनल है। सेम गोज़ विद BBC एज़ वेल, वो भी ब्रिटिश मीडिया का एक आर्म था। दुनिया के अंदर सबसे कामयाब जो मॉडल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो लेकिन ऐसा कोई अभी सूरत हाल प्राइवेट मीडिया के कंजम्पशन के हवाले से कि प्राइवेट मीडिया जो है वो इंग्लिश में बोलेगा और कंजम्पशन होगी, लोग सुनेंगे उसको, इट्स नॉट रियली, मैं इन माय व्यू इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। अब वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ZKB को भी शायद यही कहा जा रहा होगा कि आप इंग्लिश चैनल बना लें तो फिर आपको जो है वो हम हेल्प करते हैं, मगर वो कहेंगे कि यार फिर हमारी बात तो नहीं ना होगी, इंग्लिश चैनल पर होगी तो वो तो फिर कम से कम साउथ एशिया की, मिडिल ईस्ट की, अमेरिका से ताल्लुकात, चाइना से दोस्ती वगैरह वगैरह, वही जो इंटरनेशनल इशूज़ होते हैं उसमें लोकल पॉलिटिक्स तो नहीं शामिल होती। ख्वाजा आसिफ साहब बहरहाल जो हैं वो एक फिक्स में हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसकी क्या वजह है। क्या इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका दिल उठ गया है, या उनको लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने मुझे क्या करना है, जब मुझे जितवाता तो कोई और है, मुझे अगर हारवाने की कोशिश की जा रही हो तो बाजवा साहब को फ़ोन करना पड़ता है, और अगर मैं जेन्युइनली हार रहा हूँ और जितवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर इस करंट रेजिम में किसी को फ़ोन करना पड़ता है। तो मैंने जब करना अपने आप अपने बल पर ही है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं नून लीग के साथ चलूँ। मगर उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। अलबत्ता ये भी एक हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और चाइना में SCO का दौरा था, इसहाक डार साहब वाज़ देयर, प्राइम मिनिस्टर वाज़ देयर, आर्मी चीफ वाज़ देयर, बट ख्वाजा आसिफ साहब वाज़ नॉट देयर, व्हिच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं और वहाँ पर जो परेड थी वो मिलिट्री परेड थी। सो ये सब कुछ देखते हुए जो, और PMLN की मकबूलियत को देखते हुए, जो इनके आपसी इख्तलाफात हैं और उसके अंदर जो बिज़नेस का मामला है, और ये सारी जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खिचड़ी है, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म। तो ये परफेक्ट स्टॉर्म है जो PMLN जिसमें घिरी हुई है, और एक ही शख्स है जो इसको बाहर निकाल सकता है, और उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इसको अपने हाल पर छोड़ चुका है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। एक नया चैनल, ख्वाजा आसिफ का पार्टी से अलहदगी, मुस्लिम लीग नून का बिखरना, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप भी देखिए और महजूज हों। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।